हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। ये हमारा साइटोस्केलेटन की सीरीज़ में दूसरा लेक्चर है जिसमें हम एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट के बारे में देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, वो आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस लेक्चर में एक्टिन फिलामेंट का जनरल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद हम उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसका पॉलीमराइजेशन देखेंगे, देन हम देखेंगे कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है, एंड लास्ट में हम सम एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट इस लेक्चर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो एक्टिन फिलामेंट है उन्हीं को हम माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। ये क्या है? ये एक साइटोस्केलेटल प्रोटीन है जो मिलती है यूकैरियोटिक सेल में। एक्टिन में बहुत सारी सब यूनिट होती हैं जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन की बनी होती हैं। ये सारी ग्लोबुलर प्रोटीन मिल करके एक थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करती है। इसी स्ट्रैंड को हम एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। यानी कि मोनोमेरिक सब यूनिट ग्लोबुलर प्रोटीन होगी और जब वो सब मिलकर के एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना ले तो वो फिलामेंट हो गया। जैसे कि आपके डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि एक्टिन सब यूनिट जो गोल गोल है, सिंगल सब यूनिट जो है यानी कि मोनोमेरिक प्रोटीन हो गई। और जब बहुत सारी मोनोमेरिक प्रोटीन मिलकर के एक फिलामेंट स्ट्रक्चर बना ले तो ये क्या बन गया? एक्टिन फिलामेंट। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट है इसका वेरियस फंक्शनिंग में रोल होता है सेल के अंदर, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में, सेल डिवीज़न में, सेल मूवमेंट में। जब हम एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये एक सॉलिड, थिन, फ्लेक्सिबल और हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि 7 से लेके 10 नैनोमीटर डायामीटर का होता है। एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर में बहुत सारे एक्टिन मोनोमर मिलकर एक्टिन का पॉलीमर बनाते हैं। अब जो ये मोनोमर है इनको हम क्या बोलते हैं? जी एक्टिन। यही है वो ग्लोबुलर प्रोटीन जिनकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ये जो जी एक्टिन है ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना होता है जिसमें 375 अमाइनो एसिड होते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि एक मैग्नीशियम की बाइंडिंग साइट है और एक एटीपी की बाइंडिंग साइट है। इसी के साथ साथ जी एक्टिन के पास 2 अदर बाइंडिंग साइट्स भी होती हैं जिससे वो 2 अदर जी एक्टिन से बाइंड कर सकता है। यानी कि एक जी एक्टिन मोनोमर 2 और जी एक्टिन मोनोमर से बाइंड कर सकता है और इसी तरह ये बाइंड करते करते जी एक्टिन का पॉलीमर बना लेते हैं जिसे हम एफ एक्टिन या फिलामेंट एक्टिन बोलते हैं। यानी कि हमारे जी एक्टिन के पास बहुत सारी पावर है। इसके पास मैग्नीशियम की बाइंडिंग साइट है, ये 2 और जी एक्टिन मोनोमर से बाइंड कर सकता है और इसके पास एटीपी की भी बाइंडिंग साइट है। ये जो हमारा जी एक्टिन मोनोमर होता है इसके पास एटीपीएज एक्टिविटी भी होती है, यानी कि अपने एटीपी को हाइड्रोलाइज कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये अपने एटीपी को हाइड्रोलाइज कर दे तो एक फॉस्फेट निकल जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? एडीपी। यानी कि ये जो जी एक्टिन है ये एटीपी से भी बाइंड कर सकता है और ये एडीपी से भी बाइंड कर सकता है। अब ये कब एटीपी से बाइंड करेगा और कब एडीपी से बाइंड करेगा ये हमें कैसे पता चलेगा? अब अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो हमारा जी एक्टिन है उसके पास 2 जी एक्टिन से बाइंड करने की साइट है, तो यानी कि एक जी एक्टिन 2 और जी एक्टिन से बाइंड कर सकता है और इस तरह से जी एक्टिन का पॉलीमर बनता है। अब सेल के अंदर जो जी एक्टिन है वो मोनोमेरिक सब यूनिट जो है वो या तो एटीपी बाउंड फॉर्म में होगी या फिर एडीपी बाउंड फॉर्म में होगी। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट का बनना है ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो यानी कि अगर हमें मोनोमेरिक सब यूनिट से पॉलीमर बनाना है तो हमको एनर्जी चाहिए होगी। अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? तो जो जी एक्टिन मोनोमर है उससे एटीपी आके बाइंड करेगा, उसकी एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट में, और जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करेगा जिससे कि क्या मिलेगा? हमें एफ एक्टिन मिलेगा। अब जब ये जी एक्टिन का फिलामेंट बन जाएगा तो क्या ये एटीपी बाउंडेड फॉर्म में ही रहेगा? नहीं, ये क्या करेगा? अपने एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा और एडीपी बाउंडेड फॉर्म में आ जाएगा। तो यही काम आती है इस जी एक्टिन की एटीपीएज एक्टिविटी जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करवाती है। अब नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ जी एक्टिन। ये जी एक्टिन के जो मोनोमर है ये मिलकर के एक फिलामेंट कैसे बनाते हैं इसको हम देखेंगे। इसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। इन विट्रो कंडीशन में देखा गया था कि कैसे जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स मिलकर के एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन के लिए 3 फेजेस होती हैं: न्यूक्लिएशन, इलॉन्गेशन और स्टेडी फेज। जो न्यूक्लिएशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बिना हम फिलामेंट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर न्यूक्लिएशन नहीं होगा तो फिलामेंट भी नहीं बनेगा। अब होता क्या है कि 3 जी एक्टिन मोनोमर आते हैं और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो न्यूक्लियस है फिर अपने दोनों डायरेक्शन में, प्लस एंड की तरफ और माइनस एंड की तरफ, एक्टिन फिलामेंट का पॉलीमराइजेशन कराना स्टार्ट कर देता है। अभी ये प्लस एंड क्या है, ये माइनस एंड क्या है, हम ये भी देखेंगे। हुआ क्या कि 3 जी एक्टिन आए एटीपी बाउंडेड फॉर्म में, आकर के उन्होंने न्यूक्लियस बनाया।
जैसे ही ये न्यूक्लियस बन गया फिर क्या होगा, फिर इलोंगेशन फेज आएगी। इलोंगेशन फेज में बहुत सारे जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स आएंगे और आकर के एग्जिस्टिंग फिलामेंट पे ऐड होते जाएंगे। अब ये जो एडिशन है ये दोनों एंड से ही चल रहा है, प्लस एंड पर भी और माइनस एंड पे भी। अब ये प्लस एंड और माइनस एंड क्या होता है, जिस एंड पर जी एक्टिन बहुत जल्दी जल्दी आके पॉलीमराइज हो रहे हैं, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी आकर के ऐड हो रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन रेट ज़्यादा होगा, यानी कि उस एंड को हम बोलेंगे फास्ट ग्रोइंग एंड, तो वो हो जाएगा प्लस एंड। और जहाँ पे जी एक्टिन आके धीरे धीरे स्लोली ऐड हो रहे होंगे तो वो बहुत धीरे धीरे ऐड होगा, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव एंड। यही होता है नेगेटिव और पॉजिटिव एंड। इस तरह से क्या होगा कि फिलामेंट की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। पर क्या ये फिलामेंट की लेंथ इंक्रीज ही होती चली जाएगी, या कोई एक ऐसा स्टेज भी आएगा जहाँ पे फिलामेंट की लेंथ इंक्रीज होना बंद हो जाएगी या स्लो हो जाएगी? यस, एंड दिस फेज इज कॉल्ड स्टडी फेज, यानी कि एक ऐसा फेज जहाँ पे फिलामेंट की लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है। जो हमारा फिलामेंट है वो एक कांस्टेंट लेंथ में बना हुआ है, जितने ही रेट से पॉलीमराइजेशन हो रहा है उतनी ही रेट से जो जी एक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल भी जा रहे हैं। यानी कि मान लेते हैं कि प्लस एंड पे बहुत सारे जी एक्टिन के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और माइनस एंड पे स्लो जी एक्टिन के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, बट उसी तरह से ही जो जी एक्टिन के मोनोमर्स हैं एडीपी बाउंडेड फॉर्म में, वो प्लस एंड और माइनस एंड दोनों ही एंड से डिसोसिएट भी हो रहे हैं। सो जब ऐड हो रहे हैं तो वो क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन, और जहाँ डिसोसिएट हो रहे हैं वो क्या हो गया, डीपॉलीमराइजेशन। सो दोनों ही एंड पर, प्लस और नेगेटिव एंड पर, फिलामेंट का पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन चलता ही रहता है। यानी कि स्टेडी फेज एक ऐसी फेज है जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट की लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी पर पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन चलता रहेगा। अब जो न्यूक्लिएशन है वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, तो इसी चीज़ को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है यहाँ पर कि जब न्यूक्लियस बन रहा है तो वो बहुत धीरे धीरे बनेगा, बहुत स्लो प्रोसेस है, बनेगा बिगड़ भी सकता है। तो क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है, ग्राफ जो है वो धीरे धीरे ऊपर होगा। फिर इलोंगेशन क्या है, फास्ट और रैपिडली ग्रोइंग फेज है, तो जो हमारा ग्राफ है वो भी एकदम से इंक्रीज हो गया है। और स्टेडी फेज क्या है, जहाँ पे पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन दोनों का ही रेट कॉन्स्टेंट है। अब दूसरे ग्राफ में हमने क्या किया, जो न्यूक्लियस है उसे एक्सटर्नली ऐड कर दिया, तो हमारा ग्राफ जो है वो बहुत जल्दी से उठ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लिएशन है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर हम एक्सटर्नली न्यूक्लियस को ऐड कर दें तो जो पॉलीमराइजेशन है एफेक्टिन का वो जल्दी हो जाता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ग्राफ दे के पूछा गया है कि कौन सा है जहाँ पे न्यूक्लियस ऐड कर दिया गया है या कौन सा सही ग्राफ है, तो ये भी पूछा गया है। अच्छा, ये जो सेकंड ग्राफ है ये भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि पहले जी एक्टिन के मोनोमर्स हैं, सारे मोनोमर्स मिलके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे। न्यूक्लियस का बनना एक स्लो प्रोसेस है। फिर क्या बनेगा, फिर सारे मोनोमर्स, जब न्यूक्लियस बन जाएगा तो उस पर एक एक जी एक्टिन का मोनोमर आके ऐड हो जाएगा, जिससे क्या बनेगा, हमारा फिलामेंट बन जाएगा। और फिर आएगी स्टेडी फेज, जहाँ पे पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन एक कॉन्स्टेंट रेट से चल रहा है। देखो, जो एफ एक्टिन का पॉलीमराइजेशन है वो दोनों एंड पर ही हो रहा है, प्लस पर भी और माइनस पर भी, पर अभी हम समझने के लिए प्लस एंड को लेके चल रहे हैं। जो एटीपी बाउंडेड जी एक्टिन है वो प्लस एंड पे आएंगे और आकर के हमारे जी एक्टिन के फिलामेंट से अटैच हो जाएंगे। यानी कि जो एंड ग्रो कर रहा है वहाँ पर जो जी एक्टिन है वो एटीपी बाउंडेड फॉर्म में होंगे। उसके बाद वाला जो पोर्शन होगा वहाँ पे क्या होगा, जो जी एक्टिन है वो अपने एटीपी को हाइड्रोलाइज कर चुका होगा, तो जी एक्टिन प्लस एडीपी फॉर्म में होंगे। अभी फॉस्फेट रिलीज नहीं किया है, और आगे के जो फिलामेंट होगा उसमें क्या है कि जो जी एक्टिन है उन्होंने अपना फॉस्फेट को रिलीज कर दिया है, तो वो जो जी एक्टिन है वो सिर्फ एडीपी बाउंडेड फॉर्म में होंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारी लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, प्लस एंड ग्रो करेगा और माइनस एंड से क्या होगी, सब यूनिट लॉस करेगा ये फिलामेंट। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड मिलिंग बोलेंगे। जैसे ट्रेड मिलिंग नहीं होती, हम करते हैं कि क्या होता है कि हम एक जगह एक पोजीशन पे खड़े हैं, यानी कि जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, बस क्या है सर्कुलर वाइज जो एक्टिन की सब यूनिट है बस वो मूव कर रही है, जैसे कि ट्रेडमिल पे एक ह्यूमन मूव कर रहा है। एंड दिस ट्रेडमिलिंग ऑफ एक्टिन इज पावर्ड बाय एटीपी हाइड्रोलाइसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में हमारा क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जिसमें जी एक्टिन के मोनोमर इक्विलिब्रियम में होते हैं जी एक्टिन के फिलामेंट से, यानी कि जितने मोनोमर फिलामेंट में होंगे उतने ही मोनोमर फिलामेंट के बाहर होंगे जी एक्टिन के। यानी कि जब जी एक्टिन की कंसंट्रेशन है साइटोसोल में कम होगी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से, तो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ही कम है, जा करके ऐड कहाँ से हो जाएंगे।
जब जी एक्टिन की कंसंट्रेशन उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी तब क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। जब जी एक्टिन की कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बराबर होगी तो क्या होगी, स्टेडी फेज होगी। क्यों होगी, क्योंकि जितना जी एक्टिन साइटोसोल में है उतना ही जी एक्टिन फिलामेंट में भी है, तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई। यानी कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन हमें क्या बताती है, ये बताती है कि कब पॉलीमराइजेशन होगा एक्टिन का और कब पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पॉलीमराइजेशन होगा, अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है तो नहीं होगा, और अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बराबर है तो एक स्टेडी फेज आ जाएगी, यानी कि पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन कांस्टेंट रेट से हो रहा है। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है प्लस एंड के लिए वो 0.12 माइक्रोमोल होती है, और जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है माइनस एंड के लिए वो 0.6 माइक्रोमोल होती है। यानी कि प्लस एंड की क्रिटिकल कंसंट्रेशन 5 टाइम हायर है माइनस एंड से। अब हो सकता है कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्रिटिकल कंसंट्रेशन दे दी जाए और पूछा जाए कि बताओ किस एंड पे पॉलीमराइजेशन होगा, किस एंड पे पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। अगर वहाँ पे क्रिटिकल कंसंट्रेशन दी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हो कि जो प्लस एंड है उसके लिए 0.12 है और जो माइनस एंड है उसके लिए 0.6 है। उसी के बिहाफ पर आप डिसाइड करोगे कि पॉलीमराइजेशन होगा या पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कुछ केस लिखे हुए हैं जिसे आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए क्रिटिकल कंसंट्रेशन निकालने के लिए तो उसे आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू डीपॉलीमराइजेशन रेट डिवाइडेड बाय पॉलीमराइजेशन रेट। इससे आप डीपॉलीमराइजेशन रेट भी पता कर सकते हो, क्रिटिकल कंसंट्रेशन भी पता कर सकते हो और पॉलीमराइजेशन रेट भी पता कर सकते हो। अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन। वो प्रोटीन जो एक्टिन से बाइंड करेंगे और उसका पॉलीमराइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन करवाएंगे। यानी कि जो हमने ये इतना सारा सब कुछ देखा कि एक्टिन की सब यूनिट आ रही है, एक्टिन न्यूक्लियस बन रहा है, फिर न्यूक्लियस के बाद पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो ये सब कैसे हो रहा है कि अपने आप ही मोनोमर आ जा रहे हैं और पॉलीमराइजेशन हो जा रहा है? ऐसा नहीं है, इसको कराने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स का रोल है, जो प्रोटीन्स यहाँ लिखी हुई हैं। ये सारी ही प्रोटीन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, पार्ट सी में मैचिंग का क्वेश्चन बनता है। वो ऐसा भी करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल या इंटरमीडिएट की प्रोटीन्स को भी दे देते हैं और फिर मैच करने के लिए बोलते हैं। तो आपको सब याद होनी चाहिए और ये टिप्स पे याद होनी चाहिए। सो जो फिलामेंट का इनिशिएशन और पॉलीमराइजेशन है वो कौन कराता है, ARP23 और फॉर्मिन। यहाँ पे जो न्यूक्लियस का बनना है, स्पेशली जो न्यूक्लियस बनवाता है वो कौन करवाता है, फॉर्मिन। और ARP23 क्या कराता है, एक्टिन फिलामेंट बन गया है, उसी फिलामेंट से ब्रांचिंग अगर करवानी हो तो उसका में ARP23 का रोल होता है। इसके बाद है स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। वो प्रोटीन जो फिलामेंट को स्टेबलाइज करती हैं वो है निब्यूलिन और ट्रोपोमाइसिन। फिलामेंट को क्रॉस लिंक करवाने में अल्फा एक्टिनिन, फिलामिन, फिम्ब्रिन इन प्रोटीन्स का रोल है। एंड कैपिंग प्रोटीन्स जो है वो है कैप जेड और ट्रोपोमोडुलिन। कैप जेड पॉजिटिव एंड पर बाइंड करती है फिलामेंट के और ट्रोपोमोडुलिन नेगेटिव एंड पर बाइंड करती है। फिलामेंट सीवरिंग और डीपॉलीमराइजिंग प्रोटीन कौन है, ADF, कोफलिन, जेलसोलिन, थाइमोसिन। वो प्रोटीन जो जी एक्टिन के मोनोमर से बाइंड करती है वो कौन है, वो है प्रोफिलिन और ट्विनफिलिन। वो प्रोटीन जो एक्टिन फिलामेंट को अदर प्रोटीन से लिंक कराती है वो कौन है, वो है डिस्ट्रोफिन, स्पेक्ट्रिन, टैलिन और विंक्यूलिन। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन प्रोटीन का हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगी। फ़िलहाल आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। So I hope you like the video. If you like the video, please hit the like button, subscribe to Biotrix for more such content. हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिस पे मैं इस पूरे लेक्चर के PDF नोट्स शेयर कर दूँगी जो मेरे खुद के लिखे हुए हैं. So I hope you like it. Please like, share, subscribe. Thank you.